हेलो एवरीवन, ईवर्धम एजुकेशन में आपका स्वागत है। ईवर्धम एजुकेशन आपका अपना डिजिटल शिक्षा साथी, जिसका मिशन है हर क्लास स्मार्ट क्लास। आज बच्चों ईवर्धम आपके लिए लेके आया है इंडिया का सबसे बेस्ट रिवीजन प्लान, जिसका नाम है रिवीजन ऑफ बोर्ड एग्जाम रोब 2026। ये हमने प्रोग्राम बनाया है क्लास 10 के सीबीएसई और आरबीएसई के बच्चों के लिए, जो पूरी साल पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, लेकिन रोब उनको 2 महीने के अंदर उस बच्चे के बराबर स्कोर कराएगी जो पूरी साल पढ़ के 100% लेके आता है। 45 दिन का ये प्लान आपको बिल्कुल 0 से 100% मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेगा, और ये अश्योरिटी, ये गारंटी देता है कि 45 दिन की क्लास के अंदर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का कॉन्फिडेंस रखेंगे। तो ये बोलूं कि रोब रिवीजन नहीं रिवॉल्यूशन है, तो यहाँ पर कोई गलत बात नहीं होगी। रोब अपना 2016 एक ऐसा प्लान है, ऐसा रिवीजन प्लान है जो आज तक इंडिया में कोई नहीं करवा पाया है। स्टेप का हमने इसको डिजाइन किया है। यहाँ पर 10th क्लास के अंदर भी, 10th क्लास के अंदर साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उनको पढ़ाने वाले भी सीनियर टीचर्स रखे गए हैं। फिजिक्स का अलग टीचर है, केमिस्ट्री के अलग टीचर है, बायोलॉजी के अलग टीचर है, मैथ्स के अलग टीचर है, इंग्लिश के अलग टीचर है। जिन जिन सब्जेक्ट में हमें लगता है कि बच्चे को पढ़ाने की जरूरत पड़ती है, उनके हमने एक से एक एक्सपर्ट टीचर यहाँ पे रखा है। और इसको इंडिया का अब तक का सबसे बेस्ट रिवीजन प्लान बनाने के लिए जो भी कोशिश हो सकती है, हमारी टीम कंटिन्यू इस पे काम कर रही है। मैं एसके शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, फिजिक्स कोच, आपको पढ़ाऊंगा साइंस का फिजिक्स वाला पोर्शन। हम चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटे, इलेक्ट्रिसिटी से हम यहाँ पर टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 है बेटे इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से मैक्सिमम आपके यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो पहले लेक्चर के अंदर मैं कवर करने वाला हूं कि इसके अंदर क्या फंडामेंटल होते हैं। कि फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें चैप्टर के फंडामेंटल को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी तब स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी से पहले हमें छोटी छोटी चीजों को पहले समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, चार्जेस क्या होते हैं, इनको हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब बात करते हैं बेटे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन एग्जाम में अगर पूछी जाती है तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। अब मैटर क्या होता है बेटे? मैटर दुनिया में जो भी आपको दिखाई दे या दिखाई ना दे, लेकिन जिसका मास आप डिफाइन करते हैं वो आपका मैटर कहलाता है। एनीथिंग विच है मास क्या कहलाता है बेटे? मैटर कहलाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। अगर मास नहीं होगा, मैटर नहीं होगा, तो दुनिया में चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। तो मैटर के बिना चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये याद रखेंगे। Electric charge is the property associated with matter due to which it produces and experiences electrical या electric and magnetic effect। जब किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है तो हमें उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटे, दूसरी एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे आपको याद रखनी है। When a body has a deficiency or excess of electron, then the body is said to be charged body। एक्चुअल में देखा जाए तो चार्ज एक्चुअल में बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे गरीबी होती है, गरीबी क्या होती है भाई? पैसे की कमी गरीबी होती है, और पैसे की एक्सेस क्या कहलाती है बेटे? अमीरी कहलाती है। सेम वैसे ही अगर मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ये आपकी कोई भी बॉडी हो सकती है, किसी भी टाइप की बॉडी है। अगर मैं इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में से निकाल के बाहर फेंक देता हूं, तो क्या होता है बेटे? इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। क्योंकि आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि बॉडी में जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। अगर आपने बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं तो बॉडी पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो बॉडी क्या हो जाती है बेटे? पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी, या इसको बोलते हैं बेटे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाती है? पॉजिटिव चार्ज कहलाती है। अब मान लेते हैं एक दूसरी बॉडी है, इसमें क्या करते हैं बेटे? हम इलेक्ट्रॉन बाहर से लाके एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगी बेटे बताओ? ये आपकी नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है। नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब बॉडी में प्रोटॉन के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटे? हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर कोई भी यूनिट पूछी जा सकती है। छोटी छोटी चीजें भी एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछी जाती हैं। एसआई यूनिट की अगर बात करते हैं तो याद रखना है बेटे, एसआई यूनिट क्या होती है आपकी? कूलाम एसआई यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट की बात कर लेते हैं, सीजीएस होती है बेटे आपकी स्टैट कूलाम। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक कूलाम कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। कोई भी बच्चा अगर अच्छी लेवल की प्रिपरेशन करना चाहता है, कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो ये टॉपिक A to Z बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन में काम आते हैं। एक कूलाम होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम के बराबर। ठीक है बेटे, ये आपको याद रखना है। अगला है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
अगर हम बात करते हैं कि चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, तो बेटे क्या है, उसका नाम है फेराडे। फेराडे क्या है बेटे, एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पर ही इस यूनिट का नाम रखा गया है। फेराडे अपने साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे। माइकल फेराडे के नाम पर यहाँ पर हमने फेराडे नाम यूज किया है कि सर एक फेराडे के अंदर कितना कूलम चार्ज होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1 फेराडे इक्वल टू होता है कितना, 1 फेराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम 1 फेराडे के अंदर पाया जाता है। अगला है कि सबसे बड़ा तो पता चल गया, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है सर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, ये भी आपको याद रखनी है। इसका नाम है बेटे फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन भी एक साइंटिस्ट का नाम था जिसके नाम पर इस यूनिट का नाम रखा गया है फ्रैंकलिन। इसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने बताया था कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है बेटे। उसके बाद अगर हम बात करें, फेराडे सबसे बड़ी यूनिट है, लेकिन अगर आगे जैसे जैसे हम धीरे आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कूलाम भी कोई छोटी मोटी यूनिट नहीं है। तो कूलाम से भी छोटी यूनिट हमारे फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आती है, तो सम अदर यूनिट्स को भी हमें याद रखना है। इसमें पहले नंबर पे लिखिए बेटे 1 मिली कूलाम। MC मतलब M फॉर मिली। 1 मिली कूलाम का मतलब होता है 10⁻³ कूलाम। नंबर 2 पर लिखा गया है 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू लिखा गया है 10⁻⁶ कूलाम। और नंबर 3 पे क्या लिखा गया बेटे, माइक्रो का मतलब होता है -6 कूलाम। इसको माइक्रो बोलते हैं बेटे, जो म्यू लिखा हुआ है, दिस इज द माइक्रो बोलते हैं इसको। माइक्रो कूलाम मतलब 10⁻⁶ कूलाम। नंबर 3 पे है 1 नैनो कूलाम, N फॉर नैनो मतलब 9। 1 नैनो कूलाम का मतलब होता है 10⁻⁹ कूलाम। और चौथे नंबर पे याद रखेंगे बेटे 1 PC। P का मतलब होता है बेटे पिको। क्या होता है, PICO, पिको कूलाम। पिको कूलाम का मतलब 10⁻12 कूलाम। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आपसे ऐसा यूनिट पूछी जा सकती है, सबसे ज्यादा बोर्ड के अंदर ऐसा यूनिट पूछे जाने के चांस होते हैं बेटे कि जिस यूनिट आपकी स्टेट कूलाम होती है, लार्जेस्ट यूनिट आपकी फेराडे होती है। 1 फेराडे 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है वो आपकी फ्रैंकलिन होती है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी यूनिट्स भी हमें याद रखनी होती हैं। ठीक है बेटे। अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स एंड देयर चार्ज एंड मासेस। कुछ पार्टिकल्स हमें ऐसे याद रखने हैं जो फिजिक्स में काम आते हैं, जिनके चार्ज और मास आपको याद रखने हैं बेटे। ठीक है। जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉन। नंबर 1 पे है बेटे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, -E के इक्वल होता है। क्लियर है बेटे। की वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और मास की जो वैल्यू होती है वो भी आपको याद रखनी है, 9.1 × 10⁻31 kg। ये आपके सारे चार्ज पार्टिकल्स के अंदर आते हैं। दूसरे नंबर पे है बेटे क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल, लेकिन नेचर क्या होती है बेटे, अपोजिट होती है। इसका चार्ज होता है +E, +1.6 × 10⁻19 कूलाम। मास MP की वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻27 kg। अब आता है न्यूट्रॉन। नंबर 3। न्यूट्रॉन में क्या है बेटे, न्यूट्रॉन पर भी चार्ज होता है प्रोटॉन के इक्वल। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन का डबल होता है। इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का डाउट है कि सर डबल क्यों मास होता है, तो ये भी हम आपसे पूछ सकते हैं। अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं बेटे अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के डबल के इक्वल होता है, प्लस का 2E होता है, ध्यान रखना बेटे। और इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन से 4 गुना होता है, 4 टाइम होता है, ये याद रखना है। एक पार्टिकल ऐसा होता है जिस पर चार्ज नहीं होता लेकिन मास होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है बेटे, क्योंकि बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिना मास चार्ज के मास तो पॉसिबल है, क्योंकि बॉडी तो हो सकती है, वो न्यूट्रल बॉडी भी मिल सकती है। तो न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, और जो मास होता है वो होता है 1.679 × 10⁻27 kg होता है। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पहली प्रॉपर्टी है टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, ये भी चार्ज की एक प्रॉपर्टी के अंदर आता है, आप स्कूल के एग्जाम में लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस, पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है बेटे नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हम किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं बाहर, इस बॉडी में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं तो बॉडी क्या हो जाएगी बेटे, बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इसको बोलते हैं बेटे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन क्या है, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। क्या कहलाती है बेटे, आपका पॉजिटिव चार्ज कहलाती है। दूसरा है बेटे क्या, ये आपकी कोई बॉडी है, अगर हम इसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, बाहर से किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन लाके यहाँ पे डाल देते हैं, तो क्या हो जाती है बेटे, इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस बढ़ जाती है और बॉडी क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछे पॉजिटिव चार्ज बॉडी का क्या मतलब है, तो सिंपल सा है, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है
डेफिशिएंसी है तो बॉडी क्या कहलाती है, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है तो बॉडी कहलाती है नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है बेटे, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है भाई। आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव, ऑब्लिक एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टीज। सब जानते हैं, छोटी क्लासेस से इसको पढ़ना चालू कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी अपने सिलेबस में तो इसको पढ़ेंगे। क्या है बेटे, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटे, अट्रैक्ट करते हैं। ये सेम चार्ज है, प्लस प्लस रिपेल करेंगे, माइनस माइनस भी रिपेल करेंगे, और प्लस माइनस क्या करते हैं बेटे, अट्रैक्ट करते हैं। ये सभी बच्चे इसको अच्छे से जानते हैं भाई, ठीक है। प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपेल, माइनस माइनस भी क्या करते हैं, रिपेल, और प्लस माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक पे, अब जितने भी टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उन पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्या होता है बेटे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके सब्जेक्ट पर कमांड होती है, कंसेप्ट बड़े स्ट्रांग होते हैं। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना सीख जाएंगे तो अपना नंबर आएगा। जितनी बोर्ड पैटर्न पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनके भी हम रोब के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रॉमिस बेटे, एक बात आपको दोबारा से बताता हूँ, इंडिया के अंदर ऐसा रिवीजन प्लान ना आपने कभी देखा होगा ना कभी देखोगे। इस टाइप का रोब का प्लान हम लॉन्च करने वाले हैं। इससे बेस्ट रिवीजन प्लान आपने लाइफ में कभी देखा नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपको ये बहुत प्यारा लगे, अपने छोटे भाई बहन रिश्तेदारों को सबको इसको प्रमोट करना है, ठीक है। हमारा प्रॉमिस है, हम जीरो से हीरो बनाने वाला एक प्रोग्राम यहाँ पर लेके आए हैं भाई। रोब एक नॉर्मल नहीं है, ये वास्तव में एक रिवॉल्यूशन है। आज तक का सबसे बेस्ट रिवीजन प्लान हम इंडिया के अंदर लेके आए हैं। देखें बेटे, अब जो भी टॉपिक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे। अब अपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव करने के एक रूल है बेटे, अगर कोई भी ऑप्शन सही है तो क्यों सही है उसका रीजन पता होना चाहिए, और 3 ऑप्शन अगर गलत हैं तो वो तीनों क्यों गलत हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाती है। देखते हैं बेटे, Two objects A and B are mutually attracting to each other. क्वेश्चन दे रखा है, ऑब्जेक्ट A and B are mutually attracting to each other. Which of the following statements is oblique are true? इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आ चुका है, और आपको गिवन भी है, ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटे। इसमें एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, तो देखें क्या है। दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, इसका क्या मतलब है। ऑब्जेक्ट ए और बी आर न्यूट्रल, क्या न्यूट्रल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अट्रैक्शन के लिए चार्ज होना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है सर, ये बोल रहे हैं दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बॉडी, ए बॉडी है और ये आपकी बॉडी बी है। अगर दो बॉडी है तो बेटे इनका मास भी होगा। बॉडी का मतलब कुछ भी जिसका मास होता है उसको बॉडी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस बोला जाता है। अगर ये दोनों अट्रैक्ट कर रही हैं तो ये 9th क्लास का फोर्स भी हो सकता है कि न्यूट्रल बॉडी उनके मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी वो अट्रैक्ट कर सकती हैं। यहाँ पर Fg हो सकता है और यहाँ पर भी Fg हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर न्यूट्रल, बिल्कुल सही है क्या, न्यूट्रल हो सकती हैं लेकिन जरूरी नहीं है। ये अपोजिटली चार्ज भी तो सकती हैं, एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए तो भी तो ये अट्रैक्ट कर सकती हैं भाई। तो बेटा पहला गलत आंसर है, ये पक्का न्यूट्रल नहीं होंगी। हाँ, ए और बी न्यूट्रल हो सकती हैं। ये मे बी, कुड बी, शुड बी, मस्ट जब भी वर्ड आ जाते हैं तो सतर्क होने की आवश्यकता होती है भाई, वरना क्वेश्चन गलत जाएगा आपका। तो पहला गलत, दूसरा सही है, ये दोनों न्यूट्रल भी हो सकती हैं। सी, ऑब्जेक्ट ए एंड बी विल बी अपोजिटली चार्ज। विल बी का मतलब कंपल्सन दे दिया, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि ये अपोजिट चार्ज होंगी। ये ऑप्शन भी आपका गलत है, ये अपोजिट चार्ज हो सकती हैं। जब ये न्यूट्रल हो सकती हैं तो अपोजिट चार्ज भी हो ही सकती हैं, कंपल्सरी नहीं होगा फिर। क्लियर है बेटे, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर रिपेलिंग ईच अदर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दो बॉडी क्या कर रही है बेटे, ये बॉडी ए है और ये बॉडी आपकी बी है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए बेटे, टू बॉडी ऑब्जेक्ट ए और बी आर रिपेलिंग, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। एक बात बताइए बेटे, क्या दो मास कभी एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। दो मास सिर्फ अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल कभी नहीं कर सकते। तो बेटे हमेशा याद रखना, अगर दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो आप 100% ठोक के बोल सकते हैं कि बॉडी सिमिलरली चार्ज होंगी। एक जैसे प्लस प्लस रिपेल कर सकते हैं या माइनस माइनस रिपेल कर सकते हैं, या तो दोनों प्लस प्लस रहेंगी या दोनों माइनस माइनस रहेंगी। ध्यान रखेंगे बेटे, बॉडी ए एंड बी विल बी न्यूट्रल, इसमें क्लियर लिखा होगा बेटे मस्ट बी सिमिलर चार्ज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। दो बॉडीज अगर सिमिलरली चार्ज होंगी तो ही वो रिपेल कर सकती हैं, दो मास कभी भी रिपेल नहीं करते हैं। ठीक है बेटे, क्लियर है। बाकी की जो चीजें उसके मल्टीपल में मिलती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, क्वांटम। जैसे किसी भी क्लासरूम के अंदर मिनिमम कितने स्टूडेंट हो सकते हैं बेटे, मिनिमम एक स्टूडेंट हो सकता है।
आधा स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है, तो 1 स्टूडेंट इज द क्वांटम ऑफ स्टूडेंट। क्लियर है बेटे, ये याद रख सकते हैं। आधा स्टूडेंट नहीं होता, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, लेकिन आधा स्टूडेंट 1.5 स्टूडेंट नहीं हो सकता। इसलिए मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाता है? क्वांटम ऑफ, या क्वांटम कहलाता है, याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा तो किसी भी बॉडी में से कितने मिनिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? किसी भी बॉडी में से मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो बॉडी पे क्या आ जाता है बेटे? प्लस का A+1 चार्ज आता है। +1 चार्ज मतलब प्लस का E चार्ज आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन मिनिमम इसमें ऐड कर सकते हैं तो -E का मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है। तो +-E जो होता है वो मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर। आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, आधा इलेक्ट्रॉन डाल भी नहीं सकते, तो किसी भी बॉडी में ट्रांसफर होने वाले मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए क्वांटम ऑफ चार्ज भी +- का E होता है। इसको मिनिमम पॉसिबल चार्ज भी बोला जाता है। अब इस +-E के इंटीजर मल्टीपल में आप कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और कितने भी इलेक्ट्रॉन बॉडी में ऐड कर सकते हैं। क्लियर है बेटे? तो सिंपल सा क्या कंसेप्ट है? क्वांटम ऑफ चार्ज अगर एग्जाम में पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? चार्ज ऑन अ बॉडी मस्ट, की कंपलसरी है बेटा, मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट एज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। इसको बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q = +-Ne। यहाँ Q क्या होता है बेटे? चार्ज ऑन अ बॉडी होता है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और ये इंटीजर नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो N की वैल्यू है 1, 2, 3 डैश डैश इन्फिनिटी तक कुछ भी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये बॉडी का मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो इसका एक्चुअल चार्ज हो गया और प्लस लगा देंगे यहाँ पर तो प्रोटॉन का चार्ज हो जाता है। क्लियर है बेटे? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं मान लेते हैं इसके अंदर N का मिनिमम नंबर कितना होता है बेटे? मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? N का मिनिमम नंबर होता है 1, तो आपका चार्ज भी क्या हो जाएगा बेटे? मिनिमम हो जाएगा कितना? +-E, या इसको बोल सकते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसी को बोला जाता है बेटे क्वांटम ऑफ चार्ज। क्वांटम ऑफ चार्ज बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको याद भी रखना है। कोई पूछे क्वांटम ऑफ चार्ज क्या होता है या मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन बॉडी क्या होता है, तो +-E आप लिखेंगे। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चार्जेस क्वांटाइजेशन भी थोड़े से अगर इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि भाई Q की कोई वैल्यू दे देगा कि भाई ये Q = 10 कूलाम चार्ज पॉसिबल है या नहीं, या कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। उस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कैसे देते हैं? तो सबसे पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q = +- का Ne। क्लियर है? अब जो भी चार्ज आपको दे रखा है सबसे पहले उसको यहाँ लिख लेना। Q = कितना होता है? +- का Ne है, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना आ जाएगा बेटे? Q/E। +- तो बेटा डेफिशिएंसी एक्सेस को दिखाता है, इसको थोड़ी देर यहाँ पर ना लिखें आप। Q = कितना होता है? Ne। अब आपको क्या करना है? जो चार्ज गिवन होगा Q, उसको E से डिवाइड करना है। Q को E से डिवाइड करने पर अगर N की वैल्यू क्या आ जाती है? इंटीजर आ जाती है, तो वो चार्ज पॉसिबल है। अगर मान लेते हैं बेटे वो N की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है, तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। आगे समझ में? Q = N फॉर्मूला याद रखना है। N = क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ये तो हमेशा इंटीजर में होते हैं। N = अगर Q/E, तो गिवन चार्ज को कूलाम में लेना है चार्ज को और E से डिवाइड कर देंगे। अगर N की वैल्यू इंटीजर आती है तो चार्ज पॉसिबल है, और इंटीजर नहीं आते तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बेटे? देखें 1-2 क्वेश्चन इस पे हम कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल? आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, पूछा गया है किसी बॉडी पर इन 4 में से कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। देखिए 1 बाय 1 इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर A को चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था बेटे? वी नो दैट Q = कितना होता है बेटे? Ne। तो यहाँ से क्या निकालेंगे बेटे? N = कितना आ जाएगा बेटे? Q/E। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा फटाफट से। देखते हैं क्या आता है। Q की वैल्यू कितनी है बेटे? कूलाम में दे रखी। E की वैल्यू कूलाम में डालेंगे तो Q भी कूलाम में ही होना चाहिए ताकि ये आपका यूनिट लेस आ सके, नंबर आएगा। कितना आएगा बेटे? Q कितना दे रखा है? ये दे रखा है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम अपॉन 1.6 × 10 कितना -19। ये पावर पूरी कैंसिल आउट हो गई और ये यहाँ से 2 टाइम कट गया, तो आंसर कितना आ गया बेटे? 2। इंटीजर है क्या? बिल्कुल है, तो ये चार्ज पॉसिबल है। ये तो इंटीजर आ रहा है तो ये चार्ज तो पॉसिबल है। आपसे पूछा गया नॉट पॉसिबल, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता भाई, ये तो पॉसिबल है। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 1 बाय 1 ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। N = कितना आएगा बेटा? वही Q/E। Q कितना दे रखा है? 6.4 × 10⁻18 अपॉन 1.6 × 10⁻19। ये कट गया बेटा 4 टाइम,
और ये जाएगा ऊपर तो 10 हो जाएगा बेटा यहाँ पर। तो आंसर कितना आ गया आपका 40। 40 भी पॉसिबल है, 40 इलेक्ट्रॉन इंटीजर नंबर आ रहा है, ये चार्ज भी आपका पॉसिबल है। अब नंबर सी चेक कर लेते हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो गया बेटे, ये भी पॉसिबल है। n इक्वल टू क्या करेंगे q बाई ई, थर्ड वाले ऑप्शन की वैल्यू डालो बेटे। 4.8 इंटू 10 पर कितना है बेटे माइनस का 20 अपॉन 1.6 इंटू 10 पर माइनस का 19। ये आ गया बेटे कितना 16 जा कितना तो 48 पॉइंट तो हट जाएगा। ऊपर जाएंगे बेटे कितना आएगा ये प्लस का 19 और ये क्या बेटे माइनस का 20 तो प्लस का माइनस का 10 बचेगा, तो ये बचेगा 3/10। 3/10 का मतलब 0.3। ये फ्रैक्शन आ गया, चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया बेटे आपका जो ऑप्शन हो गया वो अब तक तो सी आ गया भाई। अब डी को और चेक कर लेते हैं, चलो क्या पता डी भी हो जाए। ठीक है, तो n इक्वल टू क्यू कितना है बेटे 1.6 इंटू 10 पर माइनस का 19 कूलम अपॉन 1.6 से डिवाइड करना है इसको, माइनस का 19, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये तो पॉसिबल है। तो ऑप्शन क्या हो गया बेटे सी, जो चार्ज है वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि गिवन चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल है या नहीं, तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है Q इक्वल टू एन ई, वहां से निकालना है n इक्वल टू क्यू बाई ई। अगर n की वैल्यू इंटीजर आ जाती है तो चार्ज पॉसिबल है, और इंटीजर नहीं आती तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बेटे, आगे बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू गिव इट 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें किसी बॉडी को क्या देना है बेटे 1 कूलम चार्ज देना है भाई। 1 कूलम चार्ज देने के लिए प्लस 1 कूलम चार्ज देने के लिए बॉडी को हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या होता है आपकी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको गिवन क्या है बेटे वी नो दैट क्यू की जो वैल्यू है वो दे रखी है प्लस का 1 कूलम। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉडी पे प्लस 1 कूलम चार्ज आएगा। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालिए। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखा जाता है। अब वी नो दैट क्या फॉर्मूला होता है बेटे Q इक्वल टू होता है एन ई। तो बताइए बेटे या n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे Q बाई ई। क्या आप Q की वैल्यू डाल दें, Q की वैल्यू डालते हैं आंसर आ जाएगा 1/e। अब 1/e तो आंसर में है ही नहीं, आप E की वैल्यू डालिए यहाँ पर। 1 कूलम में E की वैल्यू कूलम में डालेंगे कितना आएगा 1.6 इंटू 10 पर माइनस का 19। जब इसको सॉल्व करते हैं थोड़े स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं बेटे 10/16 इंटू ये चला जाएगा 10 पर 19 प्लस का हो जाएगा ऊपर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10 पावर कितना है बेटे 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इंटीजर हैं। और ये चार्ज तो पॉसिबल है, ये तो पता चली गया। तो ध्यान रखना 1 कूलम अगर चार्ज देना है किसी बॉडी को तो 10 पावर 18 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ते हैं। 10 की पावर में 10 जीरोज हैं बेटे, 18 जीरोज हैं, सॉरी 18 जीरोज बहुत ज्यादा नंबर का बहुत नंबर होता है। तो कहने का मतलब 1 कूलम भी कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं होता है। फैराडे तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज होती है, लेकिन कूलम भी कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो गया बेटे, आपके एनसीईआरटी में इसको अप्रोक्सीमेटेड लिख रखा है कितना 6 इंटू 10 पावर कितना है बेटे 18 लिख रखा है। ये ज्यादा परफेक्ट है, ये थोड़ा अप्रोक्सीमेटेड है। क्लियर है, तो आपका जो आंसर आया कितना बेटे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। How many electrons must be removed from an object to give it a charge of +1 फैराडे। अब बेटे आपको ये याद रखना है कि जो फैराडे चार्ज होता है वो SI यूनिट नहीं होती है। तो पहले तो 1 फैराडे को हमें कूलम में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालेंगे। ठीक है, ये आपके यूनिट कन्वर्जन भी पता होना चाहिए क्योंकि फैराडे SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट तो चार्ज की सिर्फ कूलम होती है, ये ध्यान रखना। देखें बेटे वही कंसेप्ट है। वी नो दैट Q इक्वल टू कितना होता है बेटे बताओ NE। तो यहाँ से बताओ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इक्वल टू आ जाएगा बेटा Q बाई ई। बस वैल्यू डाल देते हैं आपका आंसर आ जाएगा। तो n इक्वल टू Q कितना है बेटे 1 फैराडे। अब हम जानते हैं 1 फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलम होता है। इसकी वैल्यू उठा के डाल दो यहाँ पर, कितना आएगा 96500 अपॉन स्मॉल ई। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा 1/e की वैल्यू याद रखना, वरना बार बार डिवाइड करना पड़ेगा। 1/e की वैल्यू कितनी थी 6.25 इंटू 10 पावर 18 था। ये स्टैंडर्ड डेटा है कि बार बार डिवाइड करना पड़ेगा, याद रख लेंगे। ठीक है, तो 1/e की वैल्यू डाल देते हैं सीधा ही, कितना आएगा बेटे 5696500 इंटू 1/e की वैल्यू आई थी अपनी 6.25 इंटू 10 पावर कितना है बेटे 18 आई थी। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आती है 6.023। आप घर पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एग्जैक्ट पावर को अलग रहने देना। ठीक है जी, इंटू 10 पावर कितनी आती है बेटे प्लस का 23। ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर आ जाती है। एवोगाड्रो नंबर क्या होती है केमिस्ट्री के अंदर Na के इक्वल। मतलब किसी बॉडी को अगर हमें 1 फैराडे चार्ज देना है तो Na के इक्वल या एवोगाड्रो नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने पड़ते हैं। मतलब Na का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। कोई अगर बोले कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से अगर निकाल लेते हैं तो बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, तो बॉडी पे बेटे आपका 1 मोल या 1 फैराडे चार्ज आ जाएगा।
1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालो 1 फेराडे आ जाएगा। अगर 2 मोल निकाल लेते हैं तो 2 फेराडे आ जाएगा, और 10 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो प्लस का 10 फेराडे चार्ज आपका आ जाएगा। तो आंसर क्या है बेटे, 1 मोल के इक्वल। थोड़ा सा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद भी रखना है कि 1 फेराडे चार्ज देने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है बेटे। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 4, यह है चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन का मतलब जो चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है वही कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करती है। चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं बेटे किसी भी ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, इन एवरी रिएक्शन ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है, ऐसा सिस्टम या बॉडी जो किसी दूसरी बॉडी से कनेक्टेड ना हो, आइसोलेटेड बॉडी कहलाती है, या ऐसे बोल सकते हैं अर्थ से कनेक्ट ना हो। क्लियर है। अब आइसोलेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही बॉडी को आइसोलेट किया जाए, कोई दो बॉडी भी आपस में क्या हो सकती हैं, तीसरी बॉडी से आइसोलेट हो सकती हैं। जिस सिस्टम को हम स्टडी के लिए चूज करते हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है, ये ध्यान रखना। अभी दोनों बॉडी को एक आइसोलेटेड बॉडी माना जा सकता है कंबाइंड फॉर्म में, ये तीसरी बॉडी से कनेक्शन इनका नहीं होना चाहिए या इनका अर्थ से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटे। तो चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जबकि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे देखें बेटे, जैसे मान लेते हैं ये बॉडी ए है और ये बॉडी आपकी बी है, मैं मान लेता हूँ दोनों मिला के ये आइसोलेटेड है। क्लियर है। तीसरा कोई बॉडी इनके कॉन्टेक्ट में नहीं है तो इनको आइसोलेटेड बॉडीज भी बोला जाता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा बेटे, ए आपका प्लस हो जाएगा और बी आपका माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो नेट चार्ज पे ये न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, नेट चार्ज कितना था बेटे 0। यहाँ पर भी नेट चार्ज कितना है, प्लस ई और माइनस ई, दोनों मिला कितना हो जाएगा बेटे 0। कहने का मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन टोटल इस सिस्टम का चार्ज कितना था, ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम का, इसका नेट चार्ज 0 था, और आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज इसका भी नेट चार्ज 0 था। इसी को बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। क्लियर है बेटे। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन के द्वारा चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसको हम डिस्ट्रॉय या जनरेट नहीं कर सकते। क्लियर है बेटे। अब आते हैं 5वां पॉइंट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है बेटे, ऐसी क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, या ऐसे बोल सकते हैं जिनको 100% रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है बेटा। क्लियर है। अगली प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑन मास ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चार्जिंग। जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो क्या उसका वेट बढ़ जाता है, उसका मास बढ़ता है या घटता है, इस चीज की हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। इफेक्ट ऑन अ मास ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चार्जिंग। एक बात बताइए, जब किसी भी बॉडी में से, बॉडी है ये, इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो बॉडी क्या होगी बेटे, बॉडी आपकी ए प्लस हो गई। ये बॉडी ए से कन्वर्ट होकर क्या बन जाती है बेटे, ए प्लस बन जाती है। इसका मास m है, इसका मास ऑब्वियसली थोड़ा सा घट जाता होगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बॉडी में से निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन का तो फाइनाइट मास होता है, अब इलेक्ट्रॉन का फाइनाइट मास होता है तो इस बॉडी का मास डिक्रीज होता है। कहने का मतलब जब बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मतलब पॉजिटिव बॉडी का मास घट जाता है, और बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है, बॉडी का मास बढ़ जाता है। क्लियर है। तो अब ये जो चेंज इन मास होता है ये बहुत नेग्लिजिबल इफेक्टेड होता है बेटा, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है इसके ऊपर, मास के ऊपर थोड़ा बहुत चेंज होता है, हमें नॉर्मली वो फील नहीं होगा, लेकिन फर्क तो पड़ता है। द मास ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ चार्ज बॉडी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अ स्मॉल अमाउंट। द मास ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है उनका मास क्या होता है बेटे, डिक्रीज होता है, कि उसमें से मास में उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं। द मास ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इंक्रीजेस। ये बताया था, जैसे बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, मान लेते हैं हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं, वही एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हो जाएगा बेटे, ये बॉडी आपकी प्लस हो जाएगी और ये बॉडी आपकी माइनस में नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो देखो बेटे, इसका मास तो क्या हो जाएगा बेटे, इसका मास तो घट जाएगा और इसका मास उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा। ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी थी इसका मास तो क्या हो जाएगा बेटे, डिक्रीज, और यहाँ पर जो बॉडी बी है इसका मास क्या हो जाएगा, उसी अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो पॉजिटिव बॉडी का चार्ज मास घटता है और नेगेटिव बॉडी का जो मास है वो इंक्रीज हो जाता है सेम अमाउंट से। क्लियर है बेटे, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं चार्जिंग एंड चार्जिंग मेथड्स। चार्जिंग क्या होती है बेटे, जैसे किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालना और ऐड करना ही चार्जिंग कहलाती है। द रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑब्जेक्ट
टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज चार्जिंग। क्लियर है? बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालना या ऐड करना चार्जिंग कहलाती है। चार्जिंग मेथड्स कौन कौन सी होती हैं, सिर्फ आपको नाम ही याद रखना 10th क्लास के अंदर, ये आपके सिलेबस से थोड़ी बाहर की चीज है। जिसमें पहला मेथड होता है फ्रिक्शन, जिसमें बॉडी को घिस के हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। फ्रिक्शन मेथड सबने पढ़ा होगा। सर्दियों के टाइम में कपड़ों में क्या होती है, स्पार्किंग होती है, गद्दे कम्बल के अंदर क्या होती है, स्पार्किंग होती है, वो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से स्टैप से करते हैं, कॉम्ब को रगड़ते हैं तो बाल क्या होते हैं, उससे चिपकने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब फ्रिक्शन के मेथड होते हैं। दूसरा होता है बेटे कंडक्शन मेथड। आपकी जो मोबाइल की चार्जिंग होती है, कंडक्टिंग बॉडी को जिससे चार्ज करते हैं, उस मेथड का नाम होता है कंडक्टिंग या कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। इससे मोबाइल चार्जिंग की जाती है। तीसरा होता है बेटे इंडक्शन। इसमें दोनों बॉडीज को बिना किसी कनेक्शन के एक दूसरे को चार्ज किया जा सकता है। सिर्फ नाम याद रखने, ज्यादा इनको भी आपको नहीं पढ़ना है। आप क्या करने वाले थे बेटे, हम हर लेक्चर के अंदर एक सीपीपी डिस्कस करेंगे। सीपीपी मतलब क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जो भी हम टॉपिक यहाँ पर समझेंगे या पढ़ेंगे, उन टॉपिक पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है बेटे, सीपीपी नंबर 1 का पहला जो क्वेश्चन है वो है द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यू टू विच रीजन। किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो किसकी वजह से चेंज होता है, उसका रीजन क्या है। तो वो लिखेंगे बेटे एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन। गलत बात है, प्रोटॉन का एक्सचेंज बेटे कभी नहीं होता है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, अब किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ना आसान नहीं होता। ये न्यूक्लियस है और ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ पाए जाते हैं बेटे, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं यहाँ पर। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स, दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स FNU। और यहाँ जो फोर्स लगता है उसको बोला जाता है बेटे इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलते हैं बेटे, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और हमेशा याद रखना जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो मच स्ट्रॉन्गर देन होता है F इलेक्ट्रिक के। इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं होता। इलेक्ट्रॉन ही चार्जिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला आंसर एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन, नहीं, बॉडी चार्ज नहीं होगी। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल करेक्ट है। किसी बॉडी का चार्ज इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से ही चेंज होता है, प्रोटॉन के ट्रांसफर होने से नहीं होता है। होता ही नहीं प्रोटॉन एक्सचेंज, ध्यान रखना। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के एक्सचेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। बोथ एक्सचेंज ऑफ बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये भी आपका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटे? अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को चार्ज करने में जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे बेटे वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इज। दुनिया में सबसे छोटी वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगी, ये बताइए। आपको पढ़ाया था द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इज प्लस माइनस ई बोला था। जैसे ये पढ़ाया था आपको, Q इक्वल टू क्या होता है बेटे, प्लस माइनस का एन ई। ठीक है, प्लस माइनस एन ई आपको पढ़ाया था। आप बताइए इसमें जो एन इंटीजर नंबर था, इसकी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी थी बेटे, 1 थी। तो Q मिनिमम कितना आ गया था आपका, Q मिनिमम आया था प्लस माइनस ई, या इसको बोल सकते हैं कितना, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 पर माइनस का 19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉनिक या प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटे, 1.6 10 पर माइनस 19 कूलाम। वी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको याद भी रखना है, इसको हमने क्वांटम ऑफ चार्ज भी बोला था। क्वांटम ऑफ चार्ज मतलब मिनिमम पॉसिबल चार्ज, बोला था कि नहीं बोला था, ये आपको याद भी रखना है भाई। आगे बढ़, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है इफ एन ऑब्जेक्ट हैज n1 इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटे, n1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करती है, एंड n2 प्रोटॉन्स। व्हाट विल बी द टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। आपको बताया था कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है बेटे, तो चार्ज को हमेशा साइन के साथ ऐड कर देते हैं। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। देखिए बेटे, बॉडी पे जो नेट चार्ज निकालते हैं वो क्या फॉर्मूला होगा, Q नेट इक्वल टू प्रोटॉन N2 है, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E प्लस E, तो N2 पे कितना हो जाएगा, प्लस का N2E। ये हो जाएगा प्लस का N2 इंटू E। एक प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस E, तो N2 प्रोटॉन से कितना हो जाएगा, N2E पॉजिटिव का, माइनस क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटे, N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है माइनस ही, तो माइनस पहले लगा दिया, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया N1E, टोटल प्रोटॉन हो गया N2E। साइन के साथ इनको जोड़ना होता है, तो बॉडी पे जो नेट चार्ज हो जाएगा Q नेट इक्वल टू कितना आएगा बेटे, N2 माइनस N1 इंटू E। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही है बेटे, N2 माइनस N1 इंटू E। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटे? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है इफ अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ माइनस, नेगेटिव चार्ज अगर कहीं आ रहा है इसका क्या मतलब होता है बेटे, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटे, इस पर एक्सेस है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, मच ग्रेटर देन प्रोटॉन्स होंगे। बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा पक्का।
कितना दे रखा है चार्ज, -4.8 10⁻19 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज इट हैव इन एक्सेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेस में है वो निकालना है। इसका आंसर भी कैसे निकालेंगे बेटे, वी नो दैट Q इक्वल टू कितना होता है बेटे, एनी। तो चार्ज की वैल्यू पता हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो माइनस साइन को तो लेना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पता है माइनस का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से निकालेंगे बेटे n इक्वल टू कितना आएगा बेटे, Q/E। हम क्या n की वैल्यू निकाल दें, Q कितना है बेटे 4.8, माइनस नहीं लेना बेटे, क्योंकि माइनस का मतलब एक्सेस ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 4.8 इंटू 10 पावर कितना है बेटे माइनस का 19 कूलम, अपॉन E कितना है 1.6 इंटू 10 पावर कितना है बेटे माइनस का 19। ये देखो पावर तो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये 3 टाइम्स कट गया, तो आंसर कितना आ गया बेटे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन क्या है बेटे, इस बॉडी पर 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होंगे, एक्सेस में होंगे। क्लियर है बेटे। एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक डायग्राम दे रखा है आपको, थोड़ा सा अगर क्रिटिका थोड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन अगर बनाता है एग्जामिनर तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, ये बॉडी ए है जिसका मास m है, इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन जाएगा बेटे A+ बन जाएगा, क्लियर है। और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या बन गया A- बन गया, यहाँ पे माइनस लिख रहा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटे प्लस लिखा हुआ। तब जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है बॉडी, इलेक्ट्रॉन निकालने से बॉडी क्या हो जाती है पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक। अब पूछा गया है कि इन तीनों बॉडीज में M, M' और M" में तीनों बॉडीज में से बताइए किसका मास ज्यादा है किसका मास कम है, उसके मास का सीक्वेंस पूछा गया है। एक बात बताइए बेटे, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो M" की जो वैल्यू है वो M से ज्यादा है, सही है। और इस बॉडी में से निकाला तो M' बना, तो हमें क्या पता है कि जो M' है वो M से कम है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो सबसे ज्यादा हो जाएगा M', मॉडरेट हो जाएगा M, और सबसे कम हो जाएगा आपका M'। तो परफेक्ट जो आंसर होगा क्या लिखेंगे बेटे सीक्वेंस, M" ग्रेटर देन M, इसका मॉडरेट होगा, और सबसे कम जो होगा वो M' का होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है देखें बेटे, पहले सॉल्व किया करो फिर ऑप्शन से मैच करते हैं। M" ग्रेटर देन M ग्रेटर देन M', ये आपका आंसर है। फिर यहाँ तक देखें, एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, देखें इसको भी देख लेते हैं। When two neutral objects are rubbed, दो बॉडी को एक आपस में क्या करते हैं रब करते हैं, रब करने से क्या होता है बेटे हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट से बॉडी में से हीट जनरेट होने से बॉडी में वो हीट ट्रांसफर होती है, और बॉडी में से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, बॉडी चार्ज हो जाती है। क्लियर है। When two neutral objects are rubbed, one object acquire a charge of माइनस का 5e, एक तो -5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया इसके ऊपर, एंड द अनदर बॉडी एक्वायर चार्ज ऑफ +e। ध्यान रखना फ्रिक्शन से हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड में और सेम अपोजिट नेचर का चार्ज आता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो बेटे पहले बॉडी पे जो इनिशियल था बिफोर कनेक्शन, उसको बिफोर कनेक्शन टच करने से पहले चार्ज दोनों बॉडी पे 0 था, क्योंकि दोनों बॉडी क्या थी न्यूट्रल थी। अगर हम कनेक्शन या फ्रिक्शन की बात करें, आफ्टर कनेक्शन बात करें, तो एक पे चार्ज आ गया प्लस का 5e, और दूसरे पे आया था माइनस का 5e, साइन के साथ इसको जोड़ा जाता है बेटे, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। कितना आएगा बेटे 0, कहने का मतलब Q बिफोर कनेक्शन इक्वल टू क्या आ गया बेटे Q आफ्टर कनेक्शन, मतलब घिसने से पहले चार्ज और घिसने के बाद में नेट चार्ज बराबर थे, इसको बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। तो किसका एग्जांपल हुआ बेटे ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल हुआ। जनरेशन ऑफ चार्ज गलत, जनरेट कर ही नहीं सकते चार्ज को बेटे, क्रिएट नहीं कर सकते। डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ये भी बताया था। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये भी आपका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटे। तो इस टाइप से क्या करने वाले हैं, अपने लेक्चर इसी स्पीड से थोड़ा चलने वाले हैं। तो एक लेक्चर की लेंथ अपनी 40 या 1 आवर से ज़्यादा नहीं होगी, 1 आवर के करीब आपकी लेक्चर की लेंथ होगी, ठीक है। और अपना जो रोब आपका प्रोग्राम है, रोब के अंदर हम कंसेप्ट को साथ में पढ़ाएंगे, कंसेप्ट को एक भी कंसेप्ट को छोड़ेंगे नहीं, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। आप रेगुलर सीरीज को देखेंगे तो आपका एक भी नंबर आपके अपने रजिस्टर से या इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा, बस आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, साथ साथ अपनी एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ते चलेंगे। क्लियर है बेटे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही बेटे, अब मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।